राधा एक 10 वर्षीय अनाथ बच्ची थी। अनाथालय की देखरेख करने वाली शकुंतला देवी राधा को बहुत पसंद करती थी। राधा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। एक दिन की बात है, अनाथालय में शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन रंजन कसाना अपनी पत्नी दिव्या के साथ वहां पर आया। नमस्ते शकुंतला देवी जी, मैंने आपको फोन किया था। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या आप मुझे जानती हैं? आपको कौन नहीं जानता, आप तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। कहिए, क्या आप हमारे अनाथालय में कुछ डोनेट करने आए हैं? शकुंतला जी, मैंने आपके अनाथालय को अपने जीवन में बहुत सारे रुपए दिए हैं, लेकिन आज मैं अनाथालय को कुछ देने नहीं बल्कि अनाथालय से कुछ लेने आया हूँ। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। इस शहर के सभी लोग जानते हैं शकुंतला जी कि मेरे विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं हुई। मैं और मेरी पत्नी दिव्या ने अब फैसला किया है कि हमें एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे अनाथालय में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माता पिता की बहुत आवश्यकता है। हमें एक बच्ची चाहिए, वो भी कम से कम 10 वर्ष की। लेकिन इतनी बड़ी बच्ची की आपको क्या आवश्यकता है? आप चाहे तो महीने 2 महीने का बच्चा भी यहाँ से ले जा सकते हैं। नहीं, हमें 10 वर्षीय बच्ची ही चाहिए। हम उसे पढ़ा लिखा कर IAS ऑफिसर या कलेक्टर बनाएंगे और उसे माता पिता की कभी भी कमी का एहसास नहीं होने देंगे। मुझे आप दोनों के विचार सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे अनाथालय में एक बच्ची है, राधा। वो पढ़ने में बहुत होशियार है। उस बच्ची को बचपन में ही कोई अनाथालय की सीढ़ियों के बाहर छोड़कर चला गया था। आपकी जगह अगर कोई और होता तो मैं राधा को उसे कभी नहीं सौंपती। लेकिन आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। शकुंतला देवी ने राधा को राजन कसाना और दिव्या के साथ जाने के लिए कहा। राधा आंखों में आंसू लिए हुए अनाथ आश्रम छोड़कर रंजन कसाना और दिव्या के घर पर आ गई। शुरुआत में रंजन कसाना और दिव्या का राधा के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा रहा, मगर कुछ दिनों बाद उनका ये व्यवहार बदलने लगा। एक दिन की बात है, दोपहर के समय राधा को बहुत तेज भूख लग रही थी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दे दीजिए। कुछ दिन तुझसे प्यार से क्या बात कर ली? तू तो हकीकत में ही हम दोनों को अपना माता पिता समझने लगी। दिव्या की बात पर राधा की आंखों में आंसू आ गए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आपने ही तो मुझसे कहा था ना कि अगर कभी भूख लगे तो मुझसे बेझिझक भोजन मांग लेना। हाँ, वो तो हमने इसलिए कहा था ताकि तुम्हें हम पर पूरी तरह से विश्वास हो जाए, क्योंकि अनाथालय वाले कुछ दिन तक बच्चों से आकर पूछताछ करते हैं ना कि उनके गोद लेने वाले गार्जियन का व्यवहार, उनके पति कैसा है। अब अनाथालय वालों ने तुम्हारी पूरी कस्टडी हमें दे दी है। दरअसल हमें एक नौकरानी की आवश्यकता थी। हमारी नौकरानी घर छोड़कर भाग गई। हम लोग नौकर अफोर्ड करते करते तंग आ चुके थे। अनाथालय से बेहतर नौकरानी कहाँ मिल सकती थी हमें। अब हमारा मुंह मत देखो। सबसे पहले पूरे घर की सफाई करके इस घर को शीशे की तरह चमका दो, उसके बाद ही तुम्हें भोजन मिलेगा। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। राधा उस दिन के बाद पूरे घर की नौकरानी बन गई। दिव्या उसे सारा दिन भूखा रखती और उससे घर का सारा काम करवाती। एक दिन की बात है, राधा को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। वो काम करते करते थक चुकी थी। राधा चुपके से रसोई घर में घुसकर राधा बेचारी सूखी रोटी खाने लगी। अचानक वहां पर दिव्या आ गई। अच्छा महारानी, तो अब बात यहाँ तक आ पहुँची, तू चोरी करने लगी है? नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे चक्कर सा महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं रसोई घर में आ गई। तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे माँ मत कहा कर। आखिर तूने मुझसे पूछे बगैर इस सूखी रोटी को हाथ कैसे लगाया? मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। करेगी तो तब जब मैं तुझे करने लायक छोड़ूंगी। अब सीधी तरह से यहाँ से बाहर निकल जा और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जा, बाहर जाकर भीख मांग। भीख में अगर तुझे कुछ रोटियां मिल जाए तो अपना पेट भर लेना। राधा चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रोते रोते राधा की आंख लग गई। सपने में राधा ने स्वयं को समंदर के किनारे बैठा हुआ पाया कि तभी समंदर में से एक सुंदर डॉल्फिन बाहर आ गई।
तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो राधा? तुम्हें इतना उदास नहीं होना चाहिए। तुम्हारी उम्र तो खेलने और कूदने की है। तुम तो एक मछली हो, तुम मेरी भाषा कैसे बोल सकती हो? मैं एक जादुई डॉल्फिन हूँ राधा। क्या तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है? क्या तुम्हें आज घर में तुम्हारी माँ ने खाना नहीं दिया? शुरू में तो माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन पता नहीं माँ और पिताजी को क्या हो गया। आज तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला भी बोला। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कोई बात नहीं राधा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन कहाँ? मैं तो सपने में हूँ। तुम अपने घर से थोड़ी दूर समुद्र के किनारे आ जाओ, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अचानक राधा की आंख खुल गई। मुझे तो अब बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या मुझे जाना चाहिए? हो सकता है मेरा सपना सच हो जाए। राधा रात के समय समंदर के किनारे चली गई। अचानक समंदर में से एक डॉल्फिन निकलकर बाहर आ गई और राधा को गौर से देखने लगी। तुम्हें तो मैंने सपने में देखा है। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो डॉल्फिन इंसानी भाषा में राधा से बात करने लगी। डरो मत राधा, मैं एक जादुई डॉल्फिन हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे सपने में यहाँ बुलाया। मुझे बहुत भूख लगी है। चिंता मत करो राधा, अब से तुम भूखी बिल्कुल नहीं रहोगी। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ चली आना, तुम्हें तुम्हारा मन पसंद भोजन मिला करेगा। डॉल्फिन की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। देखते ही देखते राधा के सामने एक से एक बढ़कर स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ था। डरो मत राधा, ये भोजन तुम्हारे लिए ही है। तुम पेट भरकर खाना खा सकती हो। राधा बहुत भूखी थी। राधा ने भोजन पेट भरकर खाया। अब तुम घर जाओ राधा, और जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ चली आना और अपने मन की सारी बातें मुझसे करना। मैं घर नहीं जाऊंगी। घर पर माँ और पिताजी मुझे बहुत डांटते हैं। उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। ऐसा नहीं कहते, तुम घर जाओ और जब भी वो लोग तुम्हें डांटे तो तुम उनके डांट पर ध्यान मत देना। एक न एक दिन वो तुमसे प्रेम अवश्य करेंगे। उस दिन के बाद रोज ऐसा ही होने लगा। राधा बड़ी जल्दी जल्दी काम करती और समंदर के किनारे चली जाती। एक दिन की बात है, राधा फर्श पर पोछा लगा रही थी कि तभी वहाँ पर दिव्या आ गई। राधा, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम फर्श पर पोछा 2 बार मार देना। लेकिन माँ, आपने जो मुझे फिनाइल लाकर दिया है, इस फिनाइल से जब मैं फर्श पर पोछा लगाती हूँ तो फर्श बहुत चिकना हो जाता है। 2 बार पोछा लगाने से आपका पैर स्लिप हो सकता है। देखो राधा, ये बहानेबाजी मुझसे मत किया करो। जितना बोला है उतना करो। दिव्या के कहने पर राधा फर्श पर दोबारा पोछा लगाने लगी। दिव्या फर्श पर कुछ ही कदम चली थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। दिव्या को दर्द से कराहते हुए देख राधा पास आकर बोली, आपको चोट लग गई है माँ? मैंने आपको बोला था ना कि फर्श बहुत चिकना हो जाता है। राधा तुरंत दौड़ती हुई दर्द का ट्यूब निकाल कर ले आई और वो दिव्या के पैरों को मलने लगी। आप आराम करिए माँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। राधा का ये प्यार देखकर दिव्या के दिल में ममता जाग उठी। शाम को जब रंजन का साना घर पर आया तो दिव्या की आंखों में आंसू देखकर वो बोला, अब अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हमने राधा के साथ कितना गलत किया जी, पर आज जब फर्श पर मैं फिसल गई तो उस बेचारी लड़की ने मेरी बहुत सेवा की। सच तो ये है कि हम दोनों ने राधा की कभी कद्र नहीं की, जो कि हमें करनी चाहिए थी। मेरे मन में भी यही सवाल बार बार उमड़ रहा था कि हम राधा को अनाथालय से यहाँ पर बुलाकर उसके साथ कुछ ठीक नहीं कर रहे, बल्कि मैं स्वयं तुमसे ये वाली बात करने ही वाला था। सुनिए जी, अब मैं राधा से घर का कोई काम नहीं करवाऊंगी, और तो और मैंने उसे न जाने कितने दिनों से खाना भी नहीं दिया है। तुम सही कहती हो दिव्या, मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस हो रहा है। एक काम करते हैं, आज हम दोनों अपने हाथों से खाना बनाकर राधा को खिलाते हैं। रंजन और दिव्या भोजन की थाली लेकर राधा के कमरे में आ गए, मगर राधा कमरे में मौजूद ही नहीं थी। वो घबरा गए। रात के 9 बज रहे हैं, राधा कहाँ जा सकती है? मेरी भी समझ नहीं आ रहा। इसमें भी गलती हमारी है दिव्या, हमने उस बच्ची पर ध्यान ही नहीं दिया। तुमने सही कहा, सारी गलती मेरी है।
मैंने उस बेचारी को पता नहीं कितने दिनों से भोजन भी नहीं दिया। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ जाकर अपना पेट भर रही होगी। दिव्या, ये समय रोने का नहीं, राधा को ढूंढने का है। चलो दोनों मिलकर राधा को ढूंढते हैं। घबराओ मत, वो हमें जरूर मिल जाएगी। रंजन और दिव्या राधा को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो दोनों समंदर के किनारे पहुंच गए। उन दोनों ने देखा कि राधा समंदर के किनारे बैठी हुई एक डॉल्फिन मछली से बात कर रही थी। ये देखकर रंजन और दिव्या बुरी तरह से घबरा गए। राधा दिव्या और रंजन को देखकर चौंक गई। घबराइए मत माँ, ये भी मेरी माँ ही है। जब आपने मुझे खाना नहीं दिया था ना और मैं भूख से तड़प रही थी, तब मेरी इसी माँ ने मुझे खाना दिया था और तब से मैं रोज यहाँ आकर भोजन करती हूँ। राधा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है भला? एक डॉल्फिन कैसे बोल सकती है? तभी वो डॉल्फिन एक सुंदर जलपरी में परिवर्तित हो गई और मुस्कुराती हुई दिव्या की ओर देखकर बोली, घबराओ मत, मैं एक जलपरी हूँ। मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं समंदर में रहने वाली जलपरियों की रानी डॉल्फिन जलपरी हूँ। एक साधु के श्राप से मैं अपने असली रूप में नहीं आ पा रही थी। मैं उस साधु के सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई और तब उसने अपने श्राप का तोड़ मुझे ये बताया कि जब भी कोई अनाथ लड़की भूख से निढाल होकर सो जाएगी, तब तुम उसके सपनों में आकर उसे यहाँ बुला लेना, उसे भोजन खिलाना और उसे कभी अपनी माँ का एहसास मत होने देना। और देखो, मैं श्राप से मुक्त हो गई, लेकिन तुम दोनों ने इस बेचारी मासूम बच्ची के साथ बहुत बुरा किया। तुम्हें किसी बच्ची के साथ ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें हमारी गलती का एहसास है। मैं और मेरे पति राधा से माफी मांगने के लिए उसके कमरे में गए थे और राधा को मौजूद ना पाकर हम दोनों उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। मैं सब जानती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई जलपरी हूँ। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं वादा करती हूँ आज के बाद तुम्हें कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। कोई बात नहीं माँ, मैंने आपको माफ कर दिया। देखा तुम लोगों ने, बेटियां इतनी ही नरम स्वभाव की होती हैं। हमेशा एक बात याद रखना, बेटियां ही अपने माता पिता का जीवन भर साथ निभाती हैं। उन्हें नौकरों की तरह नहीं बल्कि राजकुमारियों की तरह रखो। इतना कहकर वो जलपरी राधा की ओर देखकर बोली, अब मेरे जाने का समय आ गया है। राधा, जब भी तुम यहाँ आकर मुझे माँ कहकर बुलाओगी, मैं तुरंत दौड़ी चली आऊंगी। इतना कहकर वो जलपरी फिर से डॉल्फिन के रूप में परिवर्तित हो गई और समंदर के अंदर प्रवेश कर गई। उस दिन के बाद राधा रंजन और दिव्या की असली बेटी बन गई। राधा आज भी अपनी माँ डॉल्फिन से मिलने आती रहती है। नागपुर के एक छोटे से गांव में हर्ष रहता था। हर्ष अपने माता और पिता के साथ रहा करता था। हर्ष के पिताजी एक गरीब किसान और माँ दर्जी थीं। दोनों ही अपना अपना काम करके घर चलाने की कोशिश किया करते थे। हर्ष की पढ़ाई लिखाई के खर्चे की वजह से दोनों बड़े परेशान रहते थे। मुझे मेरे हर्ष की बड़ी चिंता हो रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई की। हर्ष अब बड़ा हो गया है और अगर हमने उसका स्कूल में दाखिला नहीं करवाया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं अपनी कोशिश तो कर ही रहा हूँ भाग्यवान। हमारा हर्ष पढ़ने में बहुत तेज और बहुत बुद्धिमान है। अभी से ही उसे गुणा भाग और अंग्रेजी पढ़ने आ गया है। हम कल सुबह ही उसे लेकर एक बड़े विद्यालय में जाएंगे दाखिला करवाने। हर्ष को लेकर सुबह ही कुसुम और राम नारायण एक बड़े से विद्यालय में जाते हैं। राम नारायण वहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। माँ, क्या मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा? बिल्कुल बेटा, तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। यहाँ पढ़कर बड़े आदमी बनोगे और ऐसे ही कई सारे स्कूल भी बनाओगे। मुझे बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, कहीं हमें ज्यादा पैसे ना भरने पड़ जाए। अरे आप चलो तो, वहाँ चल के देखे तो सही। वहाँ जाते ही उन्हें गेट पर खड़ा चौकीदार रोक लेता है। ठहरो, कहाँ चल दिए बिना किसी अनुमति के? वो दरअसल मैं अपने बच्चे का इस विद्यालय में दाखिला करवाने आया हूँ। दाखिला, और वो भी यहाँ? लगता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो। यहाँ बस अमीरों के बेटे आते हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कहीं कचरा साफ करते हो।
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। कृपया करके हमें अंदर जाने दीजिए। हमारा अपमान मत करिए। मैंने तुमसे कह दिया ना, चले जाओ, वरना मुझे अपने इस डंडे का सहारा लेना पड़ेगा। चौकीदार उन्हें वहाँ से डांट कर भगा ही रहा था कि उस विद्यालय के एक मास्टर वहाँ आ जाते हैं और राम नारायण और उसके परिवार की दशा देखकर कहने लगते हैं, चौकीदार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों से इस तरह की बातें मत किया करो। चलो जाओ और अपना काम करो, मैं इन्हें देख लूंगा। आप सब मेरे साथ मुख्य अध्यापक के ऑफिस में चलिए। और सब मिलकर मुख्य अध्यापक के ऑफिस में चले जाते हैं। जी मैम, ये हमारे विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाने आए हैं, इसीलिए मैं इन्हें अंदर ले आया। बच्चा बड़ा होशियार और काबिल है। कहिए, क्या बात है? आपको हमारे स्कूल का नाम पता है? ये दीन दयाल स्कूल है। ये बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है। अंग्रेजों के तौर तरीके सिखाते हैं हम यहाँ पर बच्चों को, ताकि उनमें अनुशासन रहे। हम अपने बच्चे के अंदर यही सारे गुण चाहते हैं और इसीलिए हम जितना चाहे उतना पैसा देने को तैयार हैं। राम नारायण के इतना कहने से प्रिंसिपल और उस मास्टर की आंखें लालच से चमक जाती हैं। तब मास्टर ने उस प्रिंसिपल मैडम से चुपके से कहा, ये गरीब भले हैं, लेकिन इनकी लाचारी का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये पूरे पैसे दे देंगे। अगर आप कहें तो इनसे 2 गुने ज्यादा पैसे ले लूं। ये भी कोई कहने की बात है? उनके यहाँ से पैसे आएंगे तभी तो हमारे बच्चे और परिवार खुशी से रहेंगे। जितना लूट सकते हो लूट लो। हमारे विद्यालय में 25,000 में दाखिला होता है। मैं इन्हें 50,000 कहूँगा, आप हामी भर देना। राम नारायण, तुम 50,000 रुपए लाकर दे दो और अपने बच्चे का इस विद्यालय में दाखिला करवा दो। मालिक, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है क्या? देखो, अगर अपने बच्चे की भविष्य की सुरक्षा चाहते हो तो दाखिला लो, वरना हमारा समय बर्बाद मत करो। दफा हो जाओ, जब पैसे हो जाए ना तब आना। राम नारायण, कुसुम और हर्ष वहाँ से निराश होकर घर चले जाते हैं। पिताजी, मेरे उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अच्छी अच्छी टिफिन लेकर। मैं कब जाऊंगा? तुम जरूर जाओगे बेटे, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मुझे हर्ष की बड़ी चिंता हो रही है। 50,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों ना हम चलकर गांव में रामू काका की मदद ले। गांव में सबसे पुराने और पढ़े लिखे वही हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। राम नारायण और कुसुम रामू काका के घर जाते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। तब रामू काका उनसे कहते हैं, तुम अपने बच्चे को हमारे गांव के विद्यालय में क्यों नहीं डाल देते? हमारे गांव के विद्यालय में? हमारे गांव में विद्यालय है कहाँ? गांव में कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, इसीलिए तो उन्हें दूसरे गांव या शहर के विद्यालय में डाला जाता है। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने गांव में ही कुछ दिखाता हूँ। रामू काका उन्हें जंगल के रास्ते से एक गुफा की ओर ले जाते हैं और कहते हैं, इस गुफा में जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जैसे ही कुसुम और राम नारायण गुफा में जाते हैं, किसी दूसरे ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी पाठशाला नजर आती है जो पूरी सोने की होती है। उस पाठशाला में सोने की घंटी होती है, सोने का ब्लैक बोर्ड, सोने का बेंच, जिस पर सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें देखकर कुसुम और राम नारायण चौंक जाते हैं और रामू काका से पूछते हैं, ये सब कैसे हो सकता है? हमारे गांव में सोने की पाठशाला कैसे हो सकती है? और ये गुप्त क्यों है? तब जाकर रामू काका उन्हें सब बताते हैं। अंग्रेजों के डर की वजह से ये स्कूल हमारे पूर्वजों ने यहाँ बनवाया था, ताकि हमारी संस्कृति और विचार ना बदले। मेरे पिताजी इस विद्यालय के शिक्षक थे। एक दिन उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तुम 2 कौड़ी के लोग हमारे जैसे स्कूल्स खोल रहे हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने बच्चों को पढ़ाकर तुम हमसे आगे बढ़ना चाहते हो, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम हमसे चाहते क्या हो? हम क्या करें? पूरे नागपुर गांव में जितना सोना है तुम हमें लाकर दो और अपनी ये गंदी सी स्कूल बंद करके यहाँ से चले जाओ। मैं इन्हें ये सोना हरगिज नहीं दूंगा। सारे सोने को लेकर उस जंगल के गुफा में छुपा दूंगा और अपनी अलग दुनिया बनाऊंगा।
उस वक्त से लेकर अब तक हम नागपुर गांव वाले इस सोने की स्कूल को खुफिया तरीके से चला रहे हैं। हे भगवान, तो असली बात ये है कि आप मेरे बच्चे को भी इस सोने के स्कूल में दाखिला देंगे? कृपा करें रामू काका, मेरे बच्चे को शिक्षा की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे बेटे को इस विद्यालय में तभी लूंगा जब तुम शहरी विद्यालय की पोल खोलोगे। उन लोगों ने हमारे गांव के कई सारे लोगों को ठगा है, उन्हें तुम्हें पकड़वाना होगा। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए हमें एक सबूत देना होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, जितने पैसे उन्होंने मंगवाए हैं उतने पैसे लेकर जाओ। मैं पीछे से पुलिस को बता दूंगा, तब उन्हें रंगे हाथ हम पकड़ लेंगे। कुसुम और राम नारायण ने ऐसा ही किया। वो पैसे लेकर उस महंगे विद्यालय में चले गए और राम नारायण ने प्रिंसिपल से कहा, जी ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 50,000 हैं। हाँ हाँ, लाओ लाओ। मुझे पहले से ही पता था कि तुम अपने बच्चे को हमारे पास ही पढ़ाओगे। अरे इतना अच्छा स्कूल जो है, और कहाँ सोने की पाठशाला में पढ़ता। लाओ, मुझे पैसे दो। जैसे ही राम नारायण ने पैसे प्रिंसिपल को दिए, पैसे हाथ से लेते ही उस कमरे में पुलिस वाले घुस गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें हम हवालात में अच्छी शिक्षा देंगे। मैं और मेरे पति मेहनत करके दिन रात लोगों के घरों का काम करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, और तुम हो कि तुम्हें शर्म ही नहीं है। प्रिंसिपल और मास्टर दोनों रंगे हाथ पकड़े गए और इसी तरह हर्ष अपने सोने की पाठशाला में अपनी शिक्षा पूरी करने लगा।